नोड तक आपको पहुंचना है, राइट? इसको बोल देते हैं एंड नोड, ओके, और इसको बोल देते हैं स्टार्ट नोड। स्टार्ट नोड, इज इट विजिबल? जो मैं बता रहा हूँ आपको, एक नोटबुक खुली हुई है, एक मैट्रिक्स है, इज इट विजिबल? कैन एनी Yes, sir. ओके। सो हमें पता है एक स्टार्ट नोड दी हुई है और एंड नोड दी हुई है, ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है जो आपको आनी चाहिए। ग्राफ के थ्रू इसको समझना इजी है, बट जो हेरिस्टिक का अप्रोच है मैट्रिक्स के अंदर, वो इसीलिए बना है। तो अगर ये नहीं आता आपको, ग्राफ से करना आता है, तो ह्यूरिस्टिक नहीं आएगा आपको समझ सही से। तो हमें यहाँ पे ना ह्यूरिस्टिक का मतलब समझना है, बिकॉज इसको ए स्टार ह्यूरिस्टिक सर्च भी बोलते हैं, ए स्टार सर्च एल्गोरिदम भी बोलते हैं। तो इसमें ह्यूरिस्टिक एक टर्म होती है, उसका कुछ मतलब होता है, तो वो समझेंगे। तो अब हमारे पास इस पॉइंट से चलने के लिए दो डायरेक्शन है, एक है इधर और एक है इधर। इधर तो जा नहीं सकते डायगोनल, है ना, मैथमेटिक्स अप्लाई कर रहे हैं मैट्रिक्स में। तो जब हम इधर इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हमें 1 मिल रहा है, और जब नीचे जाएंगे तो 0 मिल रहा है। तो जो 1 है ना, वो ऑब्स्टेकल है। इसका मतलब हम ये वाला जो रास्ता है चूज नहीं कर सकते जाने के लिए, हमें कहाँ आना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा। फिर हम इस पॉइंट पे आए, इधर नहीं जा सकते, कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है। तो हमने दोनों नोड सर्च कर लिए। फिर आगे लेट से ये नोड पे हम हैं, तो इस नोड से हम यहाँ जा सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, लेकिन ये पीछे जा नहीं सकते क्योंकि हमने ऑलरेडी विजिट कर ली। ऊपर जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, राइट जा सकते हैं, तो राइट जाएंगे क्योंकि ऊपर नीचे 1 1 है। अगेन इस नोड पे अगर देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास 4 डायरेक्शन होती हैं, ये लेफ्ट, ये हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, ऊपर, नीचे और राइट। राइट जाएंगे नहीं, और ऊपर क्यों नहीं जाएंगे मैं बताऊंगा, अभी फिलहाल के लिए नीचे चलते हैं। फिर हम राइट साइड में जाएंगे, 1 1 फॉलो, 0 0 फॉलो करते रहेंगे। एक रास्ता ये मिल गया, एक रास्ता मेरे पास ये है। मैं दोनों रास्ते आपको दिखाता हूँ, देखो। एक रास्ता तो मेरे पास ये है, मैं पहले मैन्युअली करके देख रहा हूँ, 0 0 को फॉलो करना है। रास्ता तो ये है, अगर ये स्टार्ट नोड है और इससे एंड नोड तक पहुंचना है, तो एक रास्ता ये है हमारे पास। दूसरा रास्ता कौन सा है? दूसरा रास्ता है यहाँ से जाते हैं, यहाँ से जाते हैं, 0 को ही फॉलो कर रहा हूँ मैं, ऑब्स्टेकल हटा दे रहा हूँ। एक रास्ता ये है। अब दो पाथ है हमारे पास, अगर ये स्टार्ट नोड है और ये एंड नोड है, ठीक है। हमें पता है कि 0 जो है वो ओके है अगर मिलता है, और 1 है तो हमें नहीं जाना। तो अभी मैनुअली तो ये चीज इजी है समझनी, ठीक है। तो अभी हम जब अपना आगे काम करेंगे तो हम बोल देते हैं कि एक स्टार्ट नोड है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 0। तो ये बेसिकली एक टपल है ना। टपल में मैंने 0 0 कोऑर्डिनेट दिए, मतलब मैं फर्स्ट एलिमेंट को डिनोट कर रहा हूँ, और मेरा एंड गोल क्या है, यहाँ तक पहुंचना, 4 0 4 तक, है ना। इसका मतलब क्या है कि ये 0 1 2 3 एंड 4, ऐसे ही मेरे पास 0 1 2 3 एंड 4। यहाँ से मुझे कहाँ पे पहुंचना है, इस पे पहुंचना है, तो इसके कोऑर्डिनेट के बन जाएंगे 4,4। तो इसको एंड नोड भी बोल सकते हैं, गोल नोड भी बोल सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसे स्टार्ट को लेते हैं, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, और एंड को लेते हैं, और मैट्रिक्स जो है ये लेता है, और इसको एक फंक्शन में पास कर देते हैं, बोल देते हैं इसका नाम ए स्टार। ये मैंने ऊपर कहीं बनाया हुआ है, जैसे हमने बीएफएस डीएफएस बनाए थे, यहाँ पे बनाया हुआ है। देखो पीछे से मैट्रिक्स आ रही है, स्टार्ट नोड आ रही है और एंड नोड आ रही है, ये हमने करना है, ठीक। और नोड भी क्या आ रही है, ये कोऑर्डिनेट्स हमें पीछे से पास हो रहा है। फिर ये स्टार कुछ पाथ रिटर्न कर रहा है हमें, और वो पाथ हम जो है उसको पेस्ट प्रिंट करा दे रहे हैं। इफ पाथ एग्जिस्ट देन सिंपली प्रिंट एज अ शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये कुछ पाथ हमें जो है हमारा एल्गोरिदम रिटर्न करके देगा, ये वाला। अभी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यस देयर इज ए पाथ एग्जिस्ट फ्रॉम स्टार्ट टू गोल नोड, है ना। ये पाथ उससे एग्जिस्ट करता है, और ये कम से बहुत छोटा पाथ है। पाथ तो दो है हमारे पास, उन दो में से हमने एक चूज किया, है ना। तो हमने छोटा वाला पाथ चूज किया, उसकी जो कॉस्ट है वो कम। तो वो कॉस्ट कम कैसे है वो पता करेंगे। फिर ये मैं आपको पाथ बता देता हूँ कौन सा है, ये 0 0 1 0 2 0, ठीक है। यहीं पे देखो, आप इसी पाथ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। ये है हमारा 0 0, इस पे गए, ये बोल रहा है 1 0 पे जाओ, ये बोल रहा है 2 0 पे जाओ, और फिर ये बोल रहा है 2 1 पे जाओ, ठीक है। हम इस पे क्यों नहीं गए अभी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इसके हिसाब से ये वाला जो पाथ है इसकी जो कॉस्ट है वो क्या है, कम है। अगर मैं स्टार्ट से एंड की तरफ जाऊंगा तो ये वाला जो पाथ अगर मैं फॉलो करूंगा तो मेरी जो कॉस्ट है वो कम आएगी। अभी तक हमें ये समझ आया। मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन में ऐसे ही, ये जो मैंने आपको समझाया यही लिखा है। और प्रैक्टिकल का क्वेश्चन क्या रहेगा, ये रहेगा, राइट अ पाइथन प्रोग्राम, इज इट विजिबल? फर्स्ट ऑफ ऑल, a notebook, something where I have written the Yes, sir. practical question itself. Is it visible? थोड़ा डायग्राम वगैरह बन रहे हैं, दिख रहा है ये वाला नोटबुक आप लोगों को?
कैन एनीवन प्लीज कंफर्म? यस सर। ओके, अभी भी बच्चे आ रहे हैं लॉबी में। बेटा इतना टाइम लगाओगे तो फिर टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। ओके, चलिए। तो देखो ये वही मैट्रिक्स है, और वो जो मैंने आपको समझाया कि ये स्टार्ट नोड है, 0 0 कोऑर्डिनेट्स है, 0 1 2 3 4 है, फिर एंड नोड तक जाना है हमारे पास। और इसको थोड़ा इधर ले आते हैं, और आप देखो मैं हमें मुझे पता है कि इसको कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। हमें पता है जो हमारा एल्गोरिदम सजेस्ट कर रहा है ना, हमें वो ये पाथ सजेस्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है अभी देखेंगे, लेकिन हमारे पास एक और पाथ एग्जिस्ट करता है स्टार्ट नोड से एंड नोड तक पहुंचने का, ये वाला, दिस वन, दिस वन ऑल्सो। तो दो पाथ हमारे पास एल्गोरिदम देगा। हम किसको चूज करेंगे? हम इस वाले को चूज करेंगे। क्यों करेंगे वो देखेंगे, है ना। तो आई होप ये वाला जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। तो चलो यहाँ तक देखिए हमने। अब देखो इसको अप्रोच कैसे करें, है ना, क्योंकि अभी तो मेरे पास ये कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स में मैं किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता हूँ। मैं यहाँ राइट में भी मूव कर सकता हूँ, और लेफ्ट में नहीं जा सकते, और टॉप में नहीं जा सकते, क्योंकि मैट्रिक्स में कुछ है नहीं। लेकिन अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूँ, खासकर इस वाले की, तो हम इस एलिमेंट से कहाँ कहाँ जा सकते हैं? एक मैं यहाँ जा सकता हूँ, एक मैं इस डायरेक्शन में जा सकता हूँ, इसमें जा नहीं सकते, इसमें भी जा नहीं सकते, क्योंकि एलिमेंट ही नहीं है। बट ये दो डायरेक्शन पक्की है कि भैया तुम एक इसमें चले जाओ और एक नीचे चले जाओ, ठीक है। दो डायरेक्शन पक्की है, हम राइट में मूव कर सकते हैं, डाउन में मूव कर सकते हैं, और 1 है तो उसको छोड़ देंगे, 0 है तो उसको नीचे लेके आएंगे। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हमारा रहने वाला है ना। जस्ट वेट। तो हमें आई होप ऑब्जेक्टिव सबको क्लियर हो गया होगा। ये मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे अप डाउन लेफ्ट राइट, ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अप डायरेक्शन में जाएंगे तो इसको फर्स्ट हम पहले चेक करेंगे कि अप डायरेक्शन में जाना है, फिर हम चेक करेंगे डाउन में जाना है, फिर हमें जाना है लेफ्ट में, फिर जाना है राइट में। ये सीक्वेंस दिया हुआ है, और ये हमारे एल्गोरिदम में भी दिया हुआ है। तो हम बैक टू आवर एल्गोरिदम आते हैं। तो हमें हमें फिलहाल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि ये वाला हमें डेटा भेजना है अपने एल्गोरिदम में, और अगर पाथ एग्जिस्ट करता होगा तो वो हमें रिटर्न कर देगा पाथ, और हम उसको प्रिंट करा देंगे। अब इससे पहले ना, पहले हमें सबसे पहले ह्यूरिस्टिक के बारे में पता होना चाहिए कि ह्यूरिस्टिक क्या होता है ना। तो ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या होता है आपको मैं बताता हूँ। देखो, अगर ये एक नोड हमारे पास अवेलेबल है ना, ये एक नोड अवेलेबल है, और इस नोड से मुझे इस नोड पे जाना है, तो हमारे पास कुछ कॉस्ट अवेलेबल होती है। जैसे स्टार्ट नोड से इस नोड की कितनी डिस्टेंस है, उसकी एक कॉस्ट होगी, उसको बोलते हैं जी कॉस्ट। ठीक। एक कॉस्ट होती है कि इस नोड से गोल नोड तक की कॉस्ट कितनी है, उसको बोलते हैं एच कॉस्ट। और एक होती है एफ कॉस्ट। एफ कॉस्ट क्या होती है? हमारी जी प्लस एच को मिला के जो बनती है। अब देखो, ध्यान से देखो, जी कॉस्ट का मतलब क्या है? स्टार्ट नोड से अभी फिलहाल N1 नोड, अगर हम इसको कंसीडर करें पहली नोड को, तो स्टार्ट नोड से N1 नोड के बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं है, तो ये कॉस्ट क्या आ गई? 0 आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि अगर मैं इसको N1 नोड बोल रहा हूँ तो हम स्टार्ट नोड पे ही है अभी। तो इसकी जो जी कॉस्ट है, मतलब स्टार्ट टू गो, जो हमारा जिस नोड पे हम हैं, उस नोड की कॉस्ट क्या है? 0। एच जो कॉस्ट होती है, इसको बोलते हैं ह्यूरिस्टिक कॉस्ट। ह्यूरिस्टिक कॉस्ट का मतलब क्या है कि अगर मैं इस नोड से देखूं, अगर सपोज करो मैं इस रैंडम नोड की बात करता हूँ, चलिए ये थोड़ा सा ज्यादा इजी रहेगा आपको समझना। देखो, अगर मैं इस नोड की बात करूं, इसमें भी ये तीनों कॉस्ट होंगी, जी कॉस्ट भी होगी, एच कॉस्ट भी होगी, और एफ कॉस्ट भी होगी। तो अगर मैं इसकी जी कॉस्ट बताऊं भी, तो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, 1 2 3। इसकी जो जी कॉस्ट है वो 3 है, मैं बताऊंगा कहाँ से आई 3। फिर इसकी जो ह्यूरिस्टिक कॉस्ट है वो है 2 1 को मैं माइनस करूंगा किससे? 4 4 से। मतलब इसका मतलब क्या है कि 4 - 2 करेंगे, प्लस 4 - 1 करेंगे, इसका आंसर आएगा 2 + 3 = 5। अभी कहाँ से ही मैं बताऊंगा आपको। तो इसकी जो ह्यूरिस्टिक कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है? 5। दोनों को ऐड किया, आंसर आ रहा है 8। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं स्टार्ट नोड से, ये जो स्टार्ट नोड है, इससे रीड करना स्टार्ट करूं एंड नोड तक, तो मेरी जो टोटल कॉस्ट है, एफ स्कोर है इसका, वो कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। एक कॉस्ट तो होगी यहाँ से यहाँ तक पहुंचने की, और एक कॉस्ट होगी हमारी यहाँ से यहाँ तक पहुंचने की। इसको हम बोलते हैं जी कॉस्ट, और इसको बोलते हैं ह्यूरिस्टिक कॉस्ट। और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी? टोटल कॉस्ट आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक पहुंचने की। अब ये जो मैथमेटिक्स मैंने अप्लाई की, कैसे की वो देखते हैं कि भैया हमें ह्यूरिस्टिक कॉस्ट भी पता होनी चाहिए। हमारे जो नोड्स होती हैं उनकी ह्यूरिस्टिक कॉस्ट होती है। इसलिए मैं आपसे बता रहा था कि ये थोड़ा सा
डिफिकल्ट होता है इसको अच्छे से समझना, अगर हम सच में हमें ह्यूरिस्टिक का मतलब समझना है तो। ठीक है? देखो हमें ये समझ आ गया है कि भई ठीक है, ये जो ये पर्टिकुलर अगर मैं फर्स्ट नोड की बात करूँ, तो यहाँ पे तो जो भई कॉस्ट आ रही है इनिशियली वो क्या आ रही है? 0 आ रही है। मैं यहाँ यहीं पे इसकी कॉस्ट लिखता हूँ, इससे हमें पता रहे कि इनिशियली जी कॉस्ट क्या है? स्टार्ट नोड से जिस नोड पे अभी हम हैं उसकी कॉस्ट है 0। ह्यूरिस्टिक कॉस्ट क्या है? ह्यूरिस्टिक कॉस्ट है इसकी 8, मैं अभी बताऊँगा कैसे आई। और एफ कॉस्ट क्या है? 0 प्लस 8 और आंसर क्या आ जाएगा? 8। तो इसकी अगर इस नोड की मैं बात करूँ, तो इस नोड का एफ स्कोर हमारा 8 आ रहा है। ऐसे ही सारी नोड का एफ स्कोर होगा। तो जब हम इस नोड पे ऐसे करके पहुँचेंगे, यहाँ से देखो ये पाथ जब हम बना रहे होंगे, है ना? ये वाला पाथ, एक ये पाथ बनेगा और एक हमारा ये पाथ बनेगा। तो जब हम पाथ बना रहे होंगे तो हमें कंपेयर करना ईज़ी रहेगा कि भैया हम इस डायरेक्शन में जाएँ, यहाँ पे या इस डायरेक्शन में जाएँ। तो दोनों को नोड की क्या करेंगे, इस नोड की क्या कंपेयर कर लेंगे, एफ कॉस्ट कंपेयर कर लेंगे। जिसकी कम होगी, एफ कॉस्ट का मतलब टोटल कॉस्ट कितनी है, शुरुआत से एंड तक हम जाएँ, अगर स्टार्ट नोड से उस नोड तक पहुँचे और उस नोड से एंड तक जाएँ, तो कम कॉस्ट किसमें लग रही है, बस उसको फॉलो कर लेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमारे पास ह्यूरिस्टिक कॉस्ट की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है ना? तो ये जी कॉस्ट कैसे आती है, जैसे मैं इस नोड से इस पे जाता हूँ, तो मैं एक स्टेप आगे बढ़ जाता हूँ, तो मेरी जी कॉस्ट बढ़ जाएगी। इस नोड से इस पे जाऊँगा तो एक और बढ़ जाएगी, वो 2 हो जाएगी। स्टार्ट नोड से काउंट करते हैं, है ना? इस नोड की जी कॉस्ट निकालेंगे तो स्टार्ट से यहाँ तक पहुँचने में कितना स्टेप फॉलो करने पड़े। जैसे इसके बारे में देखें, तो इसकी जी कॉस्ट क्या है? पहले तो हम यहाँ से आए, फिर यहाँ से आए, तो कितने स्टेप चले? 1, 2, 3, 4। तो इसकी जो जी कॉस्ट होगी वो 4 होगी, है ना? जैसे इसकी जी कॉस्ट देखते हैं, इसकी जी कॉस्ट क्या है? यहाँ से देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो देखो यहाँ पे इसकी जो कॉस्ट है वो 11 दिख रही है। तो अभी हम देखेंगे कि क्या सच में इसकी जो कॉस्ट है वो 11 है ना? तो और जी कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे जो जो हमारे पास एफ स्कोर आ रहा है वो तो F8 है। मतलब 8 में आप अपना स्टार्ट से एंड तक जा सकते हो, है ना? और अगर मैं यहाँ से चेक करूँ तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ से मैं 8 पे पहुँच गया। ध्यान से देखो यहाँ पे, मैं एफ स्कोर से आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ कि मेरी जो जी कॉस्ट है, एक यहाँ से चला, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, फिर नीचे, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। तो मैं 8 स्टेप्स में पहुँच गया। लेकिन अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ से जो मेरी कॉस्ट आ रही है गोल नोड तक पहुँचने की, वो बहुत ज़्यादा है। तो अभी तो ये मैं स्टेप गिनवा रहा हूँ आपको किससे, जी कॉस्ट से, बट इसका एफ कॉस्ट भी होती है ना? जैसे मैं इस नोड से यहाँ तक पहुँचा, तो यहाँ तक पहुँचने के बाद इसकी एफ कॉस्ट भी होगी। एक ये कॉस्ट होगी, एक इसकी एफ कॉस्ट होगी। तो ये ध्यान रखते हैं, है ना? तो एच कॉस्ट होती है और हमारे पास दोनों चीज़ें होती हैं, तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखते हैं। अब हम कोड पे वापस चलते हैं, क्योंकि हमने उस फंक्शन को क्या-क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ से मैंने मैट्रिक्स दी हुई है, स्टार्ट नोड दिया हुआ है और एंड दिया हुआ है कि कहाँ से कहाँ तक जाना है। अब हम अपने इस फंक्शन पे चलते हैं, ये वाले पे, ठीक है? और यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक स्टार्ट नोड बनाते हैं और एक एंड नोड बनाते हैं। इनका मतलब क्या है कि भाई मैट्रिक्स तो बनी हुई है, लेकिन फिलहाल ये मुझसे ये कह रहा है कि 2 नोड तुम बना लो। 2 नोड कैसे बना लो? अब ये नोड कहाँ से आया? नोड आया, ये कंस्ट्रक्टर है। नोड मैंने ऊपर बनाया था, जैसे मैंने बीएफएस में नोड बनाई थी। तो इसमें जब हम नोड बनाएँगे तो एक पोजीशन देंगे, पैरेंट नहीं होगा तो जी कॉस्ट इसकी 0 हो जाएगी, एच कॉस्ट इसकी 0 हो जाएगी और एफ कॉस्ट हम निकालेंगे जी और एच को ऐड करके। तो जब भी आप एक नई नोड बनाएँगे, तो ये जो वेरिएबल है ऑटोमैटिकली सेट हो जाएँगे। पोजीशन आप देंगे, तो अगर मैंने स्टार्ट पोजीशन दी, तो यहाँ पे क्या आया 0, 0। इसका मतलब पोजीशन में क्या सेट हो गया 0, 0। अगर मैं एंड नोड बना रहा हूँ, तो क्या सेट हो गया 4, 4। तो 2 नोड सेट हो गई। पैरेंट मैंने दिया नहीं, तो नन सेट हो गया। पैरेंट का मतलब इस नोड का कोई पैरेंट है। जी कॉस्ट 0 है, एच कॉस्ट 0 है और एफ और जी को ऐड करेंगे तो एफ कॉस्ट भी 0 बन जाएगी दोनों नोड की। तो इनिशियली अभी ये हुआ है ना? तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ। इसका मतलब मैंने 2 नोड बनाई हैं। एक बनाई है मैंने स्टार्ट नोड और एक बनाई है एंड नोड, है ना? एंड नोड बना के रखते हैं कि भई एंड नोड का जो हमारे कोऑर्डिनेट्स आएँगे, बेसिकली इसकी जो पोज़ीशन अगर मैं देखूँगा, पोज़ीशन वो क्या सेट हो रखी होगी 4, 4, है ना? ऐसे ही मैं जो स्टार्ट नोड है, अगर मैं स्टार्ट नोड का देखूँगा, तो मेरी जो पोज़ीशन सेट हो रखी होगी, वो क्या सेट हो रखी होगी 0, 0। कहाँ से आया ये 0 एंड 0? क्योंकि मैं जब इस बना रहा हूँ, तो मैं ये स्टार्ट वाला जो वेरिएबल पीछे से भेजा 0, 0 और एंड वाला ये सेट कर दे रहा हूँ। तो ये पोज़ीशन है वहाँ पे, नन पैरेंट दोनों के नन है।
जीरो का मतलब क्या है कि उसकी जी कॉस्ट जीरो है, और यहाँ पे नहीं दिया तो एंड कॉस्ट में जी और जो एच है दोनों जीरो है। लेकिन ये बोल रहा है कि जो उसकी ह्यूरिस्टिक कॉस्ट है एच कॉस्ट, वो तुम कैलकुलेट कर लो कैसे, स्टार्ट और एंड को भेज के, है ना। देखो ध्यान से समझो, स्टार्ट नोड में ये बोल रहा है कि पोजीशन तो इट्स फाइन, इट्स जीरो, पेरेंट के लिए भी नन सेट कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं। जो उसकी जी कॉस्ट है उसको भी जीरो सेट कर दो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वैल्यू वहां पे देखो जीरो सेट है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पेरेंट नन है और जी कॉस्ट, एच बाय डिफॉल्ट जीरो है, लेकिन मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि इसकी जो वैल्यू है वो सेट करो, क्या कहाँ पे पहुंच गया ये रहा। तो इसकी वैल्यू सेट करो ह्यूरिस्टिक से। अब ये ह्यूरिस्टिक फंक्शन मैंने बनाया। अब देखो ह्यूरिस्टिक में क्या दे रहा हूँ मैं यहाँ पे स्टार्ट दे रहा हूँ और एंड दे रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, इस स्टार्ट में 0,0 जा रहा है और इस एंड में क्या जा रहा है 4,4। ये दो कोऑर्डिनेट मैं दे रहा हूँ। अब ये इस फंक्शन के अंदर जा रहे हैं, ये जो फंक्शन मैंने बना रखा है ना। तो इस फंक्शन के अंदर चलते हैं, ये फंक्शन क्या कर रहा है। तो मैंने ह्यूरिस्टिक में ए और बी आएगा, तो ए हमारे पास मुझे पता क्या आ रहा है 0,0 आ रहा है, और बी क्या आ रहा है 4,4 आ रहा है। तो इन दोनों के बीच की ह्यूरिस्टिक कॉस्ट अगर मुझे निकालनी हो, तो दो तरीके होते हैं जो फेमस है। एक है मैनहट्टन डिस्टेंस, देखो ये वाली, और दूसरा होता है हमारे पास यूक्लिडियन डिस्टेंस, है ना। ये दोनों बहुत फेमस है। यूक्लिडियन डिस्टेंस मैं भी आपको बाद में बताऊंगा, पहले एल्गोरिथम समझा देता हूँ मैनहट्टन से। तो मैनहट्टन क्या बोलता है कि जो तुम्हारे ये वेरिएबल है 0,0, 4,4, है ना, ये बोल रहे हैं कि इसका पहला वेरिएबल उठाओ और दूसरे वाले का भी पहला डेटा उठाओ, मतलब ये उठाओ और ये उठाओ, और इनका सब्सट्रैक्शन निकालो और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लो। फिर दूसरे के साथ भी ऐसे ही करो, 0 - 4 करो और इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लो, तो 4 + 4, तो इसकी कॉस्ट क्या गई 8। तो इसका मतलब क्या है, इसकी जो एच कॉस्ट आई वो कितनी है, मैं बोल रहा हूँ कि इसको क्या सेट करो स्टार्ट नोड में। यहाँ पे देखो मैं इसको बोल रहा हूँ कि एच कॉस्ट जो है इसकी वो 8 सेट करो, है ना। जी 0 सेट करो, यहाँ पे तो बाय डिफॉल्ट सब चीजें नन है नोड में, जी अभी भी 0 है जी कॉस्ट, ओके। और एच कॉस्ट भी मैंने 0 सेट की बाय डिफॉल्ट, क्योंकि दिया ही नहीं मैंने कुछ। लेकिन स्टार्ट नोड पे मैंने बताया कि भाई ह्यूरिस्टिक कॉस्ट आप दो। अब ह्यूरिस्टिक कॉस्ट क्या होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। ह्यूरिस्टिक कॉस्ट क्या होती है, ध्यान से देखो, इस नोड की बात कर रहे हैं अभी हम स्टार्ट की। तो अगर हम जी 0 पे हैं, मतलब हम इस नोड पे हैं, तो इससे जो जी कॉस्ट होती है उसका मतलब क्या होता है कि जो मैट्रिक्स में स्टार्ट नोड है और जिस नोड पे आप हो उससे उस तक जाने में कितना टाइम लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों नोड सेम है। इसलिए इसकी वैल्यू क्या है 0। समझ आ रहा है आपको, आई होप। फिर ह्यूरिस्टिक कॉस्ट मैंने देखो 8 निकाली, कहाँ से आई थी ये 8 का मतलब आई होप आपको समझ आ गया होगा, है ना। ये 8 कहाँ से कैलकुलेट किया, देखो मैंने यहाँ से किया है ना। ये वाला मैनहट्टन डिस्टेंस यूज किया। दोनों दो तरीके हैं, यूक्लिडियन डिस्टेंस भी यूज कर सकते हैं मैट्रिक्स में, और आप क्या कर सकते हो मैनहट्टन डिस्टेंस। मैनहट्टन डिस्टेंस ये बोलता है कि अगर आपने दो कोऑर्डिनेट भेजे हैं तो दोनों के एक्स एंड एक्स का डिफरेंस निकालो, वाई एंड वाई का डिफरेंस निकालो, और दोनों का एब्सोल्यूट निकाल के उनको ऐड करो। जो अगर मैं इसकी जगह ये यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉलो करता तो ये क्या बोलता है आपसे कि दोनों का डिफरेंस निकालो, उनकी दोनों की 2 से पावर करो, स्क्वायर करो उनका, एस मतलब एक्स x1 x2 मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकंड कोऑर्डिनेट का एक्स और एक्स उठाओ, उनको माइनस करो, उनकी पावर निकालो, तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही फिर दूसरे वाले जो कोऑर्डिनेट रह गए x2 एंड y2, उनमें माइनस करो, उनकी पावर 2 करो, स्क्वायर करो, और दोनों को ऐड करो और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट ले लो। फिर जो वैल्यू आई, जो भी वैल्यू वो आएगी, वो हम उसको क्या बोलेंगे ह्यूरिस्टिक कॉस्ट मानेंगे। वो ह्यूरिस्टिक कॉस्ट क्या होगी, देखो ध्यान से, जैसे इस नोड से इस नोड तक पहुंचने की कॉस्ट मैंने कैसे निकाली, इस नोड के कोऑर्डिनेट क्या है, देखो पहले ध्यान से देखो। मैं अगर इस नोड के बारे में बात करूं आपसे, ये वाला ही कलर यूज चूज करते हैं, देखो इस, पहले अगर हमें मैनुअल समझ आ गया तो फिर कोड से समझ आ जाएगा। इसकी जी कॉस्ट कितनी है, इसकी जी कॉस्ट है, हम एक स्टेप यहाँ पे बढ़े, जैसे ही हम एक स्टेप बढ़ेंगे हमारी कॉस्ट एक बढ़ जाएगी, 1 2 3, तो हमारी जी कॉस्ट कितनी आ गई 3 आ गई। अभी मैं एल्गोरिथम में भी दिखाऊंगा। अब इस नोड तक तो पहुंच गया मैं स्टार्ट नोड से, इसको बोल दिया मैंने जी कॉस्ट। अब एक कॉस्ट ऐसी चाहिए कि मैं इस नोड से एंड नोड तक पहुंच सकूं, तो वो कैसे निकालते हैं, उसको बोलते हैं ह्यूरिस्टिक कॉस्ट। तो ये ह्यूरिस्टिक कॉस्ट कैसे आएगी, इसकी कोऑर्डिनेट क्या है, देखो इसकी कोऑर्डिनेट है 2,1, और जो एंड गोल है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 4,4। तो कैसे निकालते हैं ह्यूरिस्टिक, मैनहट्टन से
हम क्या करेंगे 4 - 2 करेंगे, उसका एब्सोल्यूट लेंगे 2, ऐसे ही 4 - 1 1 - 4 करेंगे, एब्सोल्यूट लेंगे, क्या आ जाएगा 3, तो इसकी ह्यूरिस्टिक कॉस्ट क्या आ जाएगी 5। और ऐसे ही अगर मैं इसकी फाइनल कॉस्ट देखूंगा तो वो क्या होती है G+H, इसका मतलब क्या आ जाएगा 3 + 5, इसका मतलब क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने की जो कॉस्ट है वो, ये मैंने H कॉस्ट निकाली ह्यूरिस्टिक से, है ना, G कॉस्ट मैंने यहाँ से निकाली थी 3, यहाँ से इसको निकाला 5, दोनों को ऐड किया, तो मेरे पास कौन सी कॉस्ट आ गई, मेरे पास कॉस्ट आ गई यहाँ से इसको रीड करने की। ठीक है, ये मैं डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ कि डायगोनल मैनहट्टन का मतलब क्या होता है कि वो दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच में क्या कर देता है, माइनस कर देता है, और उस वैल्यू को हम फिर जी कॉस्ट में ऐड करेंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगी कि भैया स्टार्ट नोड से एंड नोड तक जाने की टोटल कॉस्ट है 8। इसको हम टोटल कॉस्ट बोलते हैं, ये हमारे लिए एफ स्कोर भी बोलते हैं इसको। तो ऐसे करके हम ह्यूरिस्टिक, तो ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या है, जिस नोड पे मैं हूँ उस नोड से एंड नोड तक जाने की कॉस्ट कितनी है उसे केवल ह्यूरिस्टिक बोलते हैं। और जो जी कॉस्ट है उसको गोल कॉस्ट बोलते हैं, कि हमारी स्टार्ट से जिस नोड पे मैं हूँ उसकी कॉस्ट कितनी है। तो वो बड़ा सिंपल है, वो तो स्टेप कितने चले उससे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये मैंने कैसे किया, है ना। अब इसको हम कोड के थ्रू भी समझते हैं, है ना। पहले मैं इसको हटा देता हूँ ये सारा, जिससे कि हम बार बार कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमें दिक्कत ना आए समझने में। तो हमें समझ आ गया कि अगर इस नोड पे होंगे तो हम पहले उसकी जी कॉस्ट निकालेंगे, फिर उसकी एच कॉस्ट निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, एफ कॉस्ट आ जाएगी, और वो हमारी नोड में सेट भी है वैल्यू। देखो ये सारी सेट है, हमारी जी कॉस्ट भी है, एच कॉस्ट भी है, एफ कॉस्ट भी है। ये चीजें समझ आनी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब हमारे पास ह्यूरिस्टिक मैं दोनों यूज कर सकता हूँ। ये बोलता है कि भाई तुम जो कोऑर्डिनेट्स है उनको ऐसे करके स्क्वायर रूट लेके उनको निकालो। तो यूक्लिडियन डिस्टेंस से भी हम क्या कर सकते हैं, आपका जो क्या बोलते हैं इसको, सॉरी, इसको कमेंट कर देते हैं एक सेकेंड। ओके, तो यूक्लिडियन डिस्टेंस यूज करके भी ह्यूरिस्टिक कॉस्ट निकाल सकते हो आप, या फिर आप मैनहट्टन डिस्टेंस, ये काफी फेमस है और इजी भी है। और ये डायगोनल डिस्टेंस होती है ना, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट को केवल माइनस करना होता है, एब्सोल्यूट लेना होता है, ऐड करना होता है। ये थोड़ा सा फजीज है, बट ये थोड़ा सा और एक्यूरेट रिजल्ट देता है। यूक्लिडियन डिस्टेंस भी होती है, वो कभी पॉइंट में आती है, फिर स्क्वायर रूट लेंगे उसका, फ्लो स्क्वायर रूट लेंगे तो उसका हमें फ्लोर या सीड वैल्यू भी लेनी पड़ती है। तो अब हमारी देखो यहाँ पे हम जहाँ जहाँ एल्गोरिदम में थे, हमने यहाँ पे ह्यूरिस्टिक कॉस्ट निकाली, उसकी आई 8, मैंने सेट कर दी, ये जो यहाँ से 8 आ रही है एच, और ऑटोमेटिकली इसका एफ क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। ऐसे ही हम आगे अब बढ़ते रहेंगे, तो अपनी नोड्स की और इनकी जी एच एफ कॉस्ट सेट करते रहेंगे, और अपनी एफ कॉस्ट के बेस पे हम बाद में चूज कर लेंगे कि भाई हमारा कौन सा पाथ जो है वो सेट है। अब हम देखो दो लिस्ट बनाते हैं, एक बनाते हैं ओपन लिस्ट और एक बनाते हैं क्लोज लिस्ट। ये जो सेट बनाया मैंने, सेट की खास बात क्या होती है पाइथन के अंदर, आपको पता होना चाहिए कि ये यूनिक एलिमेंट ही स्टोर करता है। तो अगर मैंने इसमें लेट से सपोज करो 0,0 ऐड कर दिया एक बार, और फिर दोबारा इसमें 0,0 ऐड करूंगा तो होगा नहीं, मतलब वो एक ही एलिमेंट स्टोर होगा उसमें। ठीक है, तो इसलिए मैं क्लोज लिस्ट को सेट बना रहा हूँ। ऐसे मैंने ओपन लिस्ट को लिस्ट बनाया, इसमें ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर इस ओपन लिस्ट को मैंने हीप पुश किया है, और देखो इसको मैंने हीप पुश किया और यहाँ पे बोल दिया कि भैया इस ओपन लिस्ट के अंदर हीप में डालो क्या स्टार्ट नोड। तो हीप का मैं अभी आगे जाके बताऊंगा, हीप अलग तरीके से काम करता है। एक मिन हीप होता है और एक आपका मैक्स हीप होता है। तो जो आपका मिन, ये जो बाय डिफॉल्ट है वो मिन हीप है, मैंने ये जो हीप क्यू है ये मैंने यहाँ पे इंपोर्ट की हुई है, देखो बाय डिफॉल्ट, है ना। तो मैं इसको यूज कर रहा हूँ, इसका फंक्शन यूज कर रहा हूँ हीप पुश। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पुश में जो स्टार्ट नोड है मैंने जो बनाई है ये सारी वैल्यूज के साथ उसको मैं पुश कर दे रहा हूँ अपनी किस नोड के अंदर, करंट जो हमारी लिस्ट है ओपन लिस्ट के अंदर, है ना। और ये मेरे पास हीप की तरह यूज हो रही है ऐसे, क्योंकि मैंने हीप में पास कर दी है और नोड में यहाँ पे देता रहूंगा। ठीक है, तो ये लिस्ट पहले से है, लेकिन इसमें मैंने जो स्टार्ट नोड है वो पास कर दिया, और जो हमारा अभी फिलहाल क्लोज सेट है वो हमने कुछ भी नहीं रखा। तो अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ आपको, तो इनिशियली हमारे पास यहाँ पे देखो, अगर मैं ओपन लिस्ट को देखूं तो यहाँ पे मेरे पास केवल n1 नोड है। n1 नोड मींस जो हमारी स्टार्ट नोड है ना। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने एक n1 नोड बनाई, इसकी पोजीशन क्या है 0 0। पोजीशन का मतलब क्या है कि भैया हमारे पास जो मैट्रिक्स है इसमें जीरो जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका पोजीशन क्या है 0 n 0। ओके,
तो यहाँ ये देखना इंपॉर्टेंट जरूरी है, स्टार्ट नोड है उसको N1 नोड बोलते हैं, उसकी पोजीशन क्या है 0 0। ये वैल्यूज तभी आ जाएंगी जैसे ही हम क्या करेंगे, हमारा नोड बनेगी। फिर पेरेंट नन सेट है बाय डिफॉल्ट, जी 0 है, एच कॉस्ट में निकाल लूंगा, कैसे निकाली 4,4, 4 में से 0 माइनस, 4 में से 0 माइनस आ गया 8, एच कॉस्ट दोनों को ऐड किया क्या आ गया 8। तो मुझे एन नोड की ये सारी जो वैल्यूज है ये पता है ना। तो ये हमारी जो लिस्ट है उसमें भी N1 ऐड है और क्लोज लिस्ट में कुछ भी ऐड नहीं है, ठीक है। अब हम आइटरेट कर रहे हैं, है ना। अब हम देखो ये मैट्रिक्स तो बनी हुई है लेकिन हमें दो पाथ बनाने हैं, हमें उस तक पहुंचने का पाथ बनाना है। तो जैसे हमने बीएफएस में ट्री को ग्रो किया था, ऐसे हम अलग से एक ट्री ग्रो कर रहे हैं, पाथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो जब मैं N1 पे पहुंच गया, N1 जो मेरी स्टार्ट नोड है, N1 से तो ये सारी वैल्यूज मैंने निकाल ली। ऐसे में जितनी आगे बढ़ता रहूंगा सबकी मैं ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करता रहूंगा, उनके कोऑर्डिनेट, उसका पेरेंट कोई है नहीं, जी कॉस्ट इसकी 1 है क्योंकि मैं एक आगे बढ़ गया, फिर एच कॉस्ट निकाल के भी मांगूंगा दोबारा से इस पे, है ना। तो हम आगे कोड में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमने इस ओपन लिस्ट में, ये ओपन लिस्ट के जितनी भी एलिमेंट है तब तक आइटरेट करते रहेंगे जब तक इसमें कोई ना कोई एलिमेंट है, जैसे हमने बीएफएस में क्यू में किया था। तो मैंने क्या किया, इससे पॉप कर लिया, ठीक है। अब पॉप हीप, पॉप का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये मिनिमम हीप की मिन हीप के तौर पे यूज होता है, तो ये ऑटोमेटिकली मिनिमम एलिमेंट पिक करेगा। तो अभी तो इसमें एक ही एलिमेंट है, अब मिनिमम ये तो कोऑर्डिनेट से स्टोर कर रहा है। ओपन लिस्ट क्या है, देखो ध्यान से, ये क्या है स्टार्ट नोड है, और स्टार्ट नोड हमारे पास क्या है, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है। तो भाई ऑब्जेक्ट मिनिमम कैसे हो सकता है, ऑब्जेक्ट मिनिमम कैसे होगा, तो इसीलिए मैंने उसको कंपेयर करने के लिए कि भाई अगर तुम ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर रहे हो तो बेसिकली दो ऑब्जेक्ट अगर आप कंपेयर कर रहे हो, नोड ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं आगे जाके नोड का एक ऑब्जेक्ट नोड 1 उसको कंपेयर करने लगा नोड 2, तो ये बेसिकली ऑब्जेक्ट ऑपरेटर ओवरलोडिंग का क्वेश्चन है कि अगर मैं दो नोड को कंपेयर करूंगा तो बेसिकली क्या रिटर्न करेगा, उनके जो एफ स्कोर है, ये जो दोनों जी और एच को ऐड करके आया उनको कंपेयर करेगा। तो जिसका मिनिमम होगा ये उसको क्या बोल देगा कि भाई ये ऑब्जेक्ट जो है ये मिनिमम है, ठीक है। देखो 1 2 3 होता तो मिनिमम निकालना आसान था कि भाई ये, क्योंकि मिन हीप में जब आप पॉप करते हो तो वो क्यू वाला फंडा को फॉलो नहीं करता, फीफो या लीफो। ये क्या करता है कि भाई जो भी मिनिमम एलिमेंट है ना इस टाइम हीप में उसको आपको पॉप करके देता है ऑटोमेटिकली। तो लेकिन आप तो ऑब्जेक्ट स्टोर करा रहे हो हीप में, तो वो फिर मिनिमम एलिमेंट कैसे करेगा, उसका मैंने यहाँ पे फंक्शन दे रखा है एक, देखो जब मैंने नोड बनाया तो मैंने यहाँ पे बता रखा है कि अगर तुम लेस देन कर रहे हो ऑब्जेक्ट, इस नोड के ऊपर लेस देन अप्लाई कर रहे हो, एलटी का मतलब क्या होता है लेस देन, ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग का तरीका है। तो उस टाइम पे तुम क्या कर रहे हो, देखो सेल्फ और अदर्स मतलब दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर रहे हो तो उन दोनों के एफ स्कोर को कंपेयर करो। तो जब ये ऑटो, जब आपका ये यहाँ पे हीप पॉप का कुछ आएगा तो ये क्या करता है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट हीप में से पॉप करता है, और इसका क्या होता है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो रूट होता है। तो जब आप मिन हीप और मैक्स हीप बनाएंगे तो मिन हीप में जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है वो रूट एलिमेंट होता है, और वो ऐसे एडजस्ट होता है, सबसे छोटे एलिमेंट ऊपर होते हैं ट्री में और फिर नीचे जाएंगे तो बड़े बड़े एलिमेंट मिलते जाएंगे, ये मिनिमम हीप ऐसे बनता है। तो ये ऑटोमेटिकली रूट निकाल के दे देता है आपको। तो जब ऑब्जेक्ट होंगे, अभी तो हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट है ओपन लिस्ट में, क्या है स्टार्ट नोड, है ना, और उसको मैंने करंट नोड बना दिया। अब मैं ये चेक करता हूँ, इस कोड में हम बाद में आएंगे कि भाई जो आपकी करंट नोड है वो एंड नोड तो नहीं है, मतलब तुम एंड तक तो नहीं पहुंच गए, तो अभी हम पहुंचे नहीं तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं। तो मैंने क्या किया क्लोज लिस्ट में कि भाई ठीक है, मैंने यहाँ पे एक कंडीशन चेक की, ये छोड़ो। अब मैंने क्या किया कि मैंने भाई इसको विजिट कर लिया, अब मैं इसको क्लोज लिस्ट में ऐड करता जाऊंगा। देखो यहाँ पे मैंने N1 को विजिट किया तो मैंने उसको हटा दिया और N1 को यहाँ पे रख लिया क्लोज लिस्ट में, और यहाँ पे कौन सी नोड लिया N2। अब N2 कौन सी होगी यहाँ से देखते हैं। तो मैं इस डायरेक्शन में तो जा नहीं सकता, तो मुझे किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, इसमें। तो N2 नोड क्या बन जाएगी, ये वाली, इसके कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे 1,0। तो ये देखो यहाँ पे हमारे पास N2 नोड क्या बनी, उसकी पोजीशन क्या बनी 1,0। क्या पेरेंट बनाना है हमें, हाँ बनाना है, क्योंकि N2 का पेरेंट क्या बन जाएगा N1। जी कॉस्ट क्या है, मैं N1 से N2 तक कितनी कॉस्ट चला, केवल एक ही स्टेप चला, तो जी कॉस्ट क्या होगी 1, या यहाँ से समझो मैं यहाँ से यहाँ तक आया तो कितने स्टेप चले, जस्ट 1 स्टेप, ठीक। फिर मैंने एच कॉस्ट निकाली, एच कॉस्ट कैसे निकाले, 4 - 1, इस वाले को -1 करते हैं, 4 - 0 तो ये आया 4 और ये 3 आया, तो 4 3 7 और दोनों को ऐड किया तो एफ कॉस्ट क्या आ गई 8। तो ये हमारा N2 के जो वेरिएबल्स है ये हमने काउंट कर लिए। हमारे पास यहाँ पे दो लिस्ट चल रही हैं, एक ओपन लिस्ट चल रही है और एक क्लोज लिस्ट, जिस नोड को हम विजिट करते जा रहे हैं वो उठा के हम नीचे ऐड करते जा रहे हैं, और N2 के आगे
जो नोड हम जाएंगे उसको हम ऐड कर देंगे। जैसे N2 के बाद मैं N3 पे जाऊंगा, यहाँ पे देखो मैं यहाँ तक पहुंच गया, यहाँ से देखो मैं यहाँ से यहाँ पे पहुंच गया, क्योंकि 1 तो मैं जाऊंगा नहीं, है ना, अभी मैं बताऊंगा कोड के थ्रू भी इसको। मैं यहाँ पे पहुंच गया, अब मैं यहाँ पे भी नहीं जाऊंगा तो मैं नीचे जाऊंगा, यहाँ पे भी नहीं जाएंगे देखो इस जगह, क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो मैं नीचे जाऊंगा। तो मेरे पास N3 क्या बन जाएगी, 2,0, तो एक नई नोड बना रहे हैं हम, 2,0 बन जाएगी। तो जब हम इसकी कोऑर्डिनेट सेट करेंगे, देखो 2,0 पोजीशन हो गई। यस, पेरेंट बनाना, ऊपर वाले को पेरेंट बना दो, जी कॉस्ट मतलब 2 स्टेप चले। एच कॉस्ट कैसे निकालें, 4 - 2, 4 - 0, आंसर आया 6। इन दोनों को ऐड किया, एफ क्या आया, 8 आया। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमारा कोड भी यही बता रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, ये ऐसे नेवर फाइंड आउट करके हो रहा है। मैं भी इसको समझाऊंगा, जो मैंने मैनुअली आपको समझाया वो ये कैसे कर रहा है। ये कर रहा है कि भाई जिस नोड पे अभी हम हैं, मैं स्टार्ट नोड से लेके चलता हूँ कि भाई अभी तो हम N1 नोड पे हैं, तो इसके नेबर कौन कौन से हैं, इसके नेबर तो काफी सारे हैं, देखो यहाँ पे इसके नेबर तो ये भी हैं, ये सारे नेबर ही तो हैं। ओह, ये पूरा ही रेज हो जाता है, वेट। तो इसके नेबर तो यार ये भी है, देखो एक ये नेबर है इसका, और एक ये नेबर है। तो इन और इधर तो है नहीं कोई, इधर कोई नेबर नहीं है, ऊपर भी कोई नेबर नहीं, 4 डायरेक्शन होती हैं। तो हमारे पास लेफ्ट में नहीं है, टॉप में नहीं है, लेकिन बॉटम एंड राइट में है। तो ये जो दो, ये चारों नेबर है, चाहे दो तो जोड़ेंगे नहीं हम, दो नेबर तो ऐड करने पड़ते हैं ना हमें। तो ये नेबर की जो इन्फॉर्मेशन है ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जब हम नेबर ढूंढेंगे कि भाई ठीक है, आपने क्लोज लिस्ट में करंट नोड की जो पोजीशन ऐड कर दी कि भाई ठीक है मैंने 0 0 को विजिट कर लिया है, इसका मतलब ये है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस जो जो हमारे पास करंट नोड थी, इसको उठाते हैं और मैट्रिक्स को उठाते हैं, किस फंक्शन में पास करते हैं, गेट नेबर्स। इसका काम क्या है कि वो आपको ये दो इन्फॉर्मेशन दे, एक तो इस वाले की इन्फॉर्मेशन दे और एक इस वाले की, और इसको वो बोल दे कि भैया इसको मत फॉलो करो, ये ऑब्स्टेकल है, तो इसको फॉलो करो। तो इसका मतलब वो ये बोल दे कि भाई एक ही नेबर है तुम्हारे पास ट्रेवर्स करने के लिए, दो नेबर नहीं है। तो हम कैसे करेंगे, हमें ये मैट्रिक्स चाहिए होगी, और हमें ये पता होना चाहिए भाई किस नोड पे हम, तो हम इस नोड पे हैं। तो ये दो इन्फॉर्मेशन मैंने देखो यहाँ पे दे दी। और इस गेट नेबर के ऊपर चलते हैं कि भाई गेट नेबर का जो फंक्शन है वो कैसा काम कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने नेबर की एक लिस्ट बनाई, वहां से पता किया कि जो हमारी मैट्रिक्स है उसमें रो एंड कॉलम्स कितनी है। तो हमारे पास रो कितनी है, 5, कॉलम कितनी है, 5, ये काउंट किया। फिर मैंने पोजीशन पता करी कि भाई जिसकी तुम बात कर रहे हो, जिस नोड की, क्योंकि ये नोड कौन सी है जो मैंने पीछे से भेजी है, तो मैं इस नोड की बात कर रहा हूँ, तो इसकी पोजीशन क्या है, 0 0, है ना। इसकी पोजीशन 0 0 है, तो ये क्या करेगा, रो 0 बना देगा, कॉलम 0, मतलब ये रो की वैल्यू 0 है और कॉलम की वैल्यू 0 है। अब मैं 4 डायरेक्शन में मूव कर सकता हूँ, यहाँ पे मूव कर सकता हूँ, यहाँ पे मूव कर सकता हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे। लेकिन ये दो तो इनवैलिड है, लेकिन डायरेक्शन 4 है। तो मैं कैसे मूव करूं, देखो 0 0 में क्या ऐड करेंगे, मैं राइट में चला जाऊं, हम उसके वाई में कॉलम में 1 ऐड कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, 0, 1 ऐड कर देंगे एक्स और वाई में, समझ आ रहा है। अगर मैं नीचे की तरफ जाऊंगा तो क्या ऐड करें, हमारा जो कॉलम है वो सेम रहेगा, रो में हम ऐड कर देंगे। तो 0 0 में अगर मैं इसकी कैलकुलेशन आपको यहाँ करके दिखाऊं कि अगर हम मुझे 0 0 से डाउन जाना है, तो उसमें क्या ऐड करें, 1, 0 ऐड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, 1, 0। अगर मुझे राइट साइड में जाना है, देखो यहाँ से देखो, ये राइट साइड में जाना है, तो मैं 0 0 पे हूँ, यहाँ पे देखो 0 0 पे हूँ, मुझे राइट साइड में जाना है, तो मैं इसमें क्या ऐड कर दूँ, 0, 1 ऐड कर दूँ, तो ये मेरा फाइनल क्या जाएगा, 0, 1 आ जाएगा। ये ऐड करना पड़ता है आपको, है ना। अगर मुझे लेफ्ट में जाना है तो मैं देखो एक माइनस जाऊंगा यहाँ पे जहाँ पे हूँ, तो मैं यहाँ पे इधर की तरफ लेफ्ट में जाऊंगा, तो मैं यहाँ पे तो मेरे पास 0 है, तो -1 किधर हो रहा, कॉलम में, तो मैं क्या ऐड करूंगा, 0। देखो कॉलम जो है हमारी माइनस हो गई, तो अगर मुझे लेफ्ट की तरफ जाना है तो मुझे कॉलम में से एक माइनस करना पड़ेगा, रो वही रहेगी, है ना। तो ऐसे करके हम जो है अपनी जो मैट्रिक्स है उसमें आराम से ट्रेवर्स कर सकते हैं। मैं अभी आपको इसको एल्गोरिदम के थ्रू भी समझाता हूँ, ठीक है, जस्ट वेट, कि भाई मूव कैसे कर रहे हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे आए, अब मैं मेरे पास ये देखो 4 डायरेक्शन बना ली मैंने, इसको बोल देते हैं लेफ्ट, इसको बोल देते हैं डाउन, सॉरी, इसको बोल देते हैं अप, इसको बोल देते हैं डाउन, इसको बोल देते हैं लेफ्ट, क्योंकि मुझे कॉलम माइनस करना है, और इसको राइट साइड मतलब एक राइट डायरेक्शन में जाना है। मैं ये देखो यहाँ से समझाता हूँ, मेरे पास अगर 0 0 है, मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, तो यहाँ पे क्या इंक्रीज हो जाता है, 0, 1। तो बेसिकली आप क्या ऐड कर रहे हो राइट साइड में, इसमें 0, 1, तो मैं इसमें 0, 1 ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे पहुंच जा रहा हूँ। अगर मैं टॉप की बात करूँ
जिस पोजीशन पे मैं हूँ तो इससे ऊपर जाना है मुझे, तो मेरी क्या हो जा रही है, रो माइनस हो जा रही है, तो -1 और कॉलम सेम रह रही है। तो देखो अप जाने के लिए तो मुझे क्या ऐड करना पड़ रहा है, -1 0। तो देखो इसमें -1 0 ऐड करेंगे तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, यहाँ पे ऐसे ही लेफ्ट का होगा, ऐसे ही डाउन का होगा। डाउन जाने के लिए देखते हैं, डाउन जाने के लिए मुझे 1 0 ऐड करना पड़ रहा है। 1 0 से कहाँ पहुंच जाऊंगा मैं, 1 0 पे, तो डेफिनेटली मैं कहाँ गया, नीचे आ गया। तो ऐसे करके हम कोऑर्डिनेट ये एक एक पिक करके किस में ऐड करते रहेंगे, रो एंड कॉलम में। तो देखो मैंने इस डी में ट्रेवर्स कर रहे हैं कि भाई चारों डायरेक्शन में मूव करते हैं, देखते हैं तुम्हारा कौन सा जो नेबर है वो वैलिड है ना, नेबर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इसमें केवल 2 ही नेबर वैलिड है ना, ये वाली चीज ध्यान रखते हैं। जस्ट वेट, अगर ये मैनुअली समझ आता है तो एल्गोरिदम बहुत इजी होता है। ठीक है, ओके, हमें आ गया समझ। ठीक है, ओके, यहाँ पे 8 लिख देते हैं। तो हमने नेबर निकाल लिया, मेरे पास ये डायरेक्शन है और ये है। अब मुझे पता कैसे करें कि भाई कौन सी सही है, तो यहाँ तो जाएंगे नहीं हम, क्या क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 है। तो ये पता कैसे किया उसने, ये ऐसे पता किया कि उसने हर एक बार डी उठाया, डी इन वर्ड डायरेक्शन से एक बार ये डी होगा, एक बार ये डी होगा, एक बार ये, एक बार ये उठाया और उनको रो एंड कॉलम में ऐड किया रेस्पेक्टिव। और आगे क्या चेंज किया, नई रो एंड नई कॉलम बनाई जिस नए कोऑर्डिनेट पे हम मूव करेंगे। नीचे जो आया है, लेफ्ट आया, राइट आया, टॉप आया, और सबको कंपेयर करेंगे कि भाई जो टोटल रोज है मैट्रिक्स से उससे तो बाहर नहीं पहुंच जा रहे। ठीक है, ऐसे ही कॉलम, टोटल कॉलम से तो बाहर नहीं पहुंच जा रहे नई रो। और ये चेक करो कि जो नई रो एंड कॉलम की वैल्यू आ रही है आपकी, जैसे 0 0 से मैं नीचे डाउन मूव किया था तो मैं एक नीचे बढ़ गया था, तो मेरी रो चेंज हो जा रही थी, वो 1 0 हो जा रहा था, तो मेरा मैट्रिक्स 1 0 जो है वो 0 भी है नहीं। तब अगर है तो क्या करो, नेबर्स में अपेंड कर दो नई जो कोऑर्डिनेट्स। अगर वो 1 है तो मत करो। ये तीनों कंडीशन जब ट्रू होंगी, एंड लगा रखा है हमने, तभी आप क्या करो, नेबर्स में ऐड करो। तो इस केस में जो हमारा केस है, इसमें ये वाले जो है ये ऐड नहीं होगा, केवल एक ही ऐड होगा, कौन सा वाला, ये वाला। तो ये ध्यान रखते हैं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 1 नहीं है। तो हमारा ऐसे हमने नेबर की जो डायरेक्शन, नेबर उठा लिए यहाँ से, देखो ये नेबर हमने पिक कर लिए, गेट नेबर। अब ये वाला, और इसमें से हम एक नेबर उठा रहे हैं और बोल रहे हैं कि क्या क्लोज लिस्ट में है क्या भाई वो, कि हम उसको विजिट कर चुके हैं क्या। तो अभी तो हमने नहीं किया, तो अभी तो हम किस नोड से नोड पे इस पे आ गए, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से अगर हम देखें तो N1 से हम N2 पे आ गए। तो वहां पर पोजीशन है 1,0, फिर N1 को उसका पेरेंट बना दिया G1 H7, और ये है। तो ये जो N2 हमने बनाई, ये वाली जो नोड है ये N2 है बेसिकली आपकी। अब ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 1,0, इसलिए मैंने इसे देखो कोऑर्डिनेट लिखे हैं 1,0। ठीक है, ये इसने बोला कि ये इसका नेबर है, बाकी सारे नेबर नहीं है। तो ये आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट है समझ आ गया होगा। ये चेक कर रहा है कि क्या ये नेबर क्लोज लिस्ट में है, तो क्लोज लिस्ट में नहीं है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं हाइड्रेशन, तो N1 क्लोज लिस्ट में नहीं है ना। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो है याद रखते हैं। N1, तो मैंने N1 को उठा लिया और क्लोज लिस्ट में डाल दिया, और फिर हम N2 के साथ सेम काम करेंगे, है ना। ये आइट्रेशन पे हम आएंगे। तो देखो ये बोल रहा है कि जैसे ही आप एक करंट नोड से नेक्स्ट नोड पे जाते हो, तो आपकी जो जी कॉस्ट है वो क्या है, वो 1 से बढ़ जाती है। तो जिस भी नोड पे आप हो, जैसे इस नोड पे हम हैं, तो इसकी इनिशियल कॉस्ट 0 थी, बट वो किससे बढ़ गई, 1 से बढ़ गई, है ना। हर जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा, इसकी 1 से एक और बढ़ जाएगी, है ना। तो ऐसे करके हम काम करेंगे। फिर ये बोल रहा है कि आप क्या करो, जो भी नेबर्स हैं उनको किस में पुश कर दो, वापस से ओपन लिस्ट में पुश कर दो, क्योंकि हमें उन नेबर को भी एक्सप्लोर करना है। इसीलिए इसने क्या किया, जो नेबर उठा निकाला इसने N2, उसको किस में रख लिया, ओपन लिस्ट में रख लिया, और N1 को उठा के यहाँ से क्लोज लिस्ट में रख दिया। यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो ये N1 को उठाया और क्लोज लिस्ट में रखा, और N2 जो दूसरी नेबर थी उसको ओपन लिस्ट में रखा। और सेम काम अब हम N2 के ऊपर करेंगे। N2 के ऊपर करेंगे, देखो यहाँ N2 से चलते हैं, ये वाली नोड पे आ गए हम। अब N2 से देखेंगे किस किस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं, अगेन इसमें जाएंगे नहीं। तो हम किस पे चले जाएंगे, N3 नोड। ये वाले जो कोऑर्डिनेट है 2,0, ये एक नई नोड बन जाएगी N3 2,0 के नाम से। इसका पेरेंट हम बना देंगे N1 के नाम से, है ना। खुद से जब अब बना रहे हैं, ये नोड बन कहाँ रही है, देखो जब हम नोड ये बना रहे हैं, यहाँ से बना रहे हैं कि भैया देखो जी कॉस्ट हमने यहाँ से निकाल ली, इसका नेबर पोजीशन हमने यहाँ से उठा ली, करंट पोजीशन ये बना दे रहा है उसका पेरेंट। देखो जो करंट नोड है, ये तो हमने नेबर पोजीशन निकाली। नेबर पोजीशन कहाँ से आई, यहाँ से, कि भैया सारे नेबर में से उठाओ। अगर वो
क्लोज लिस्ट में नहीं है तो उसको क्या बना दो, पोजीशन बना दो। नोड का फर्स्ट है पोजीशन, फिर है हमारे पास पेरेंट, तो हम क्या बोलेंगे कि हम नेक्स्ट नोड पे आ गए हैं, लेकिन हम जो पुरानी नोड विजिट करके आए उसको क्या बोल देंगे, पेरेंट बोल देंगे। नेबर जी हमने यहाँ से कॉस्ट निकाल ली कि भैया हर बार एक बढ़ा दो, और ह्यूरिस्टिक कॉस्ट हम अपनी खुद से निकालते हैं, जो हमारे कोऑर्डिनेट है नए, और एंड में से माइनस करके हम ह्यूरिस्टिक कॉस्ट निकालते हैं, फिर उससे एफ की जो कॉस्ट है वो बन जा रही है। तो हर बार नई नोड बन जा रही है जैसे ही आप क्या कर रहे हो, जो नेबर्स हैं उनको एक्सेस कर रहे हो। एम आई ऑडिबल, आर यू गाइस देयर? कोई कंफर्म कर सकता है? तो ये काफी यस सर। ठीक है। हाँ बस थोड़ा सा बचा है, यही रिपीट कॉन्सेप्ट्स है ना। हमारा ऑलमोस्ट 90% हो गया एल्गोरिथम। तो हम अब देखो प्रॉब्लम क्या आएगी, जब हम N3 पे आ जाएंगे ना, इस वाली नोड पे आ जाएंगे, तो प्रॉब्लम हमारे साथ ये आएगी कि यार हमारे पास दो डायरेक्शन होंगी, एक इस डायरेक्शन में भी जीरो है और इस डायरेक्शन में भी जीरो है। तो इस बार जो हमारे नेबर आएंगे वो दो आएंगे। कौन कौन से? एक तो आएगा हमारे पास ये 3,0 और एक आएगा हमारे पास 2,1। तो इनको हमें ओपन लिस्ट में ऐड करना पड़ेगा और एक एक करके इनको भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्योंकि दो पाथ बन जाएंगे। तो इस बार N3 से जब हम आगे जाएंगे तो दो नोड बनेंगी, एक N4 एंड N5। एक बनेगी हमारी जो है 3,0 नीचे की तरफ, और एक बनेगी हमारे पास 2,1। अब देखो इसकी जो पेरेंट है हमने बता दिया कि भाई दोनों के पेरेंट जो है वो N3 है, दोनों के N4 एंड N5 के। इन दोनों को मैंने कहाँ ऐड किया होगा, देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है ओपन लिस्ट के अंदर, और जो मैं विजिट करता जा रहा हूँ वो मैंने कहाँ ऐड कर लिए, नीचे क्लोज लिस्ट में ऐड कर लिए। ठीक है, ये मैं करता जा रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्रॉब्लम किस चीज की है कि अब हम कौन सी नोड को आगे फॉलो करें, क्योंकि मेरे पास N4 भी है N5 भी है, तो सबकी कॉस्ट भी निकल गई। अगर दोनों की जो एफ वैल्यू है वो 8 है, तो अगर मैं मिन हीप की वजह से, अगर मैं देखो ओपन लिस्ट से मिनिमम एलिमेंट उठाऊंगा, तो ये तो दोनों का जो एफ स्कोर है वो 80 आ रहा है, तो उठाए किसको? तो इसमें हमारा हीप का जो इंसर्शन लॉजिक है वो फॉलो हमें करना है। आपको आई होप प्रॉब्लम समझ आ रही होगी कि अब मैंने N4 N5 उठा लिया, अब मैं N4 N5 में से किसको आगे एक्सप्लोर करूं, है ना। तो कैसे करते हैं? तो जब हम हीप बनाते हैं, लेट्स से एक सिंगल नोड थी, है ना, देखो यहाँ से ध्यान से देखो, तो अगर सिंगल नोड थी उसका एफ स्कोर है 8, अब दूसरी नोड ऐड करनी है, तो दूसरी नोड को हम पहले रूट बनाते हैं और उस रूट से बाकी का जो ट्री है वो ऐड करते हैं। तो अभी इसकी भी जो कॉस्ट है वो भी एफ 8 है, तो कोई चेंज नहीं होगा। सपोज करो इसकी जो कॉस्ट होती है वो 7 होती, तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है, ये नीचे आ जाता है। लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो कॉस्ट है वो दोनों की सेम है। तो सेम कॉस्ट कॉस्ट में हम ऐसा कोई खेला जो है, ऐसा जो चेंजेस है वो नहीं करते हैं, दोनों की कॉस्ट सेम है। तो अब हमारे पास रूट में क्या आ गया, N5 ऊपर आ गया, N4 नीचे आ गया। ये मिनिमम हीप का कॉन्सेप्ट है कि आप जब भी नया एलिमेंट ऐड करोगे तो वो पहले रूट बन जाता है, और फिर आपका जो ट्री है, हीप है, वो रीएडजस्ट होता है। और जब भी आप एलिमेंट पॉप करोगे या पुश करोगे, याद रखिएगा, हीप में आप एलिमेंट पुश करोगे तो रूट में ऐड होगा, हीप में आप एलिमेंट पॉप करोगे तो भी वो रूट एलिमेंट ही होता है। बट इसमें हिप्पीफाई का एक कॉन्सेप्ट होता है, ऑटोमेटिकली इसमें हिप्पीफाई लग जाता है। जैसे आप यहाँ एलिमेंट ऐड करोगे और वो बड़ा एलिमेंट आ गया, तो आपका ट्री ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा उसको हिप्पीफाई करके। तो हमेशा आपका जो मिनिमम एलिमेंट आएगा वो हमेशा ट्री के टॉप में आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अभी हमारे पास ट्री के टॉप में क्या है, N5। तो हम क्या करते हैं, N5 को एक्सप्लोर करते हैं। N5 से नेक्स्ट नोड पे जाते हैं। N5 का मतलब क्या है कि अगर मैं इसमें हूं, तो N5 हमारे, हम इस डायरेक्शन से इसमें गए, हम इसमें अभी नहीं जा रहे हैं, हमने नोड बना लिए, लेकिन हम इसमें एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम ऐसे बढ़ते जाएंगे, ऐसे बढ़ते जाएंगे, ऐसे बढ़ते जाएंगे और ऐसे बढ़ते जाएंगे। इसका मतलब ये है, अभी हमने ये एक्सप्लोर नहीं किया है। ठीक है, अभी हम आएंगे इस पे आगे, अभी जाके आएंगे। चलो ठीक है, ये हमने एक्सप्लोर कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम N5 से N6 पे आए, उससे नेक्स्ट कोऑर्डिनेट पे आए, ह्यूरिस्टिक कॉस्ट निकाली, जी कॉस्ट निकाली, एफ स्कोर निकाला, है ना। और देखो यहाँ पे जो हमें हेल्प किया ना, यहाँ पे वो एफ स्कोर नहीं किया क्योंकि दोनों सेम थे। बट जनरली जब आप ह्यूरिस्टिक अप्लाई करते हो तो जो कम वाला होता है वो फॉलो होता है। ये दोनों सेम थे, तो हम हीप वाला जो कॉन्सेप्ट था उसको फॉलो करके चले कि भाई चलो कौन सा उठाएं, क्योंकि दोनों की कॉस्ट सेम आ रही है तो N5 उठा लेते हैं, रूट पे जो भी एलिमेंट है वो उठा लेते हैं। बट जनरली जब आप ह्यूरिस्टिक फंक्शन अप्लाई करते हो तो आपकी जनरली कॉस्ट में डिफरेंस आता है। जैसे ये 8 8 आ रहा है, अगर ये 7 होता तो हम इस वाली डायरेक्शन में जाते, क्योंकि हमें इवेंचुअली ह्यूरिस्टिक कॉस्ट के बेस पे जो टोटल कॉस्ट आ रही है, अगर मैं यहाँ पे इंक्लूडिंग डिस्टेंस कर दूं ना, तो आंसर हो सकता है अलग है ना। ये 7 आ सकता है, तो फिर हम इसको फॉलो करते हैं, तो अभी की जरूरत नहीं है, तो हम इसी को फॉलो करते जाते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट नोड, जो भी नेक्स्ट नोड आ रही है इस पाथ में, जैसे ये आई 2
1, फिर आई 2, फिर आई 3, 2, फिर आया 3, 3, 3, 4, फिर 4, 4। तो ऐसे नोड में आगे जाके बनाता रहा धीरे धीरे, और कोड में लिखा हुआ है ऐसे 3, 3, 3, 4 एंड लास्ट में 4, 4। और इसका पेरेंट बना देंगे उससे पिछली वाली नोड। फिर जी कॉस्ट निकाली, एच कॉस्ट इस बार 0, क्योंकि 4 - 4 0, 4 - 4 0, और एफ कॉस्ट हमारी दोनों को ऐड करके आ गई 8। तो ऐसे करके हम जो एक ब्रांच है हमने एक्सप्लोर कर ली। अब दूसरी ब्रांच में कैसे होगा, क्योंकि हो क्या रहा था, देखो ध्यान से देखो, जब मैं ये ऐड करता जा रहा था n5 मैंने हटा दिया, n5 की जगह n6 आ गया। अब इन दोनों में से फिर भी क्या निकालेगा, वो फिर से मिनिमम एलिमेंट निकालेगा। तो वो क्या करता है, n5 की जगह n6 रख देगा। तो रूट अब क्या हो गया, n6, क्योंकि दोनों के एफ स्कोर क्या है, सेम है। अगर मैं इस ट्री में दिखाऊं तो आगे जाके दोनों के एफ स्कोर सेम है। देखो F8, यहाँ पे भी F8 आ रहा है, यहाँ पे भी F8 आ रहा है, तो सबके एफ स्कोर सेम है। तो ये n4 को भी रखे रहने देगा, n6 की जगह n7 ले आएगा, जिसको विजिट करते जा रहा है नीचे क्लोज लिस्ट में ऐड करता जा रहा है। n8 यहाँ पे, फिर n8 यहाँ पे, n8 की जगह 9 लेके आया, फिर n9 यहाँ पे ले आया, n10 ले आया, और n10 के बाद n10 पे जाके रुक गया है। देखो ध्यान से देखो, n10 पे n नोड आ गई, लेकिन अभी भी मेरे क्यू में कौन सी नोड है, n4 नोड है। तो n4 की जगह आगे फिर कौन सी नोड जाएगी, n11 नोड जाएगी, कि भाई मैं आगे भी तो बढ़ता हूँ, मेरे पास ये नोड भी तो है। यहाँ से देखो, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, मैं यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया था, तो मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ, 4, 0 पे पहुंच गया, तो मेरे पास 4, 0 है। फिर मेरे पास आगे यहाँ पे कौन सी नोड है, देखो यहाँ से एक नोड है मेरे पास 4, 1, और फिर मेरे पास एक नोड है मेरे पास 4, 2। फिर जब मैं यहाँ से यहाँ आऊंगा तो मेरे पास ऑलरेडी नोड एग्जिस्ट करेगी, तो मैं बनाऊंगा नहीं, है ना। तो ये ध्यान रखते हैं, तो ये नोड तो बनेगी, लेकिन ये वाली नोड नहीं बनेगी, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि हमने एक कैच लगा हुआ है कि क्या नोड ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तभी बनाना, उसको नहीं करती तब। तो इसलिए जो आपका जो ट्री है वो यहाँ पे जाके श्रिंक हो जाएगा, एंड 4, 1 पे जाएगा ये, 4, 1, फिर 4, 2 पे भी जाएगा, फिर 3, 2 पे नहीं जाएगा। तो यहाँ पे एक नोड और आएगी, सॉरी मैं उसको बना देता हूँ, चलिए दोबारा से, है ना। यहाँ पे एक नोड और आएगी n13, यहाँ पे थोड़ा सा एक मिसिंग है, मैं बना देता हूँ। यहाँ पे एक नोड और आएगी n13, स्ट्रेट बताऊंगा मैं क्यों बनाई मैंने n13 अभी आपसे, क्योंकि मेरे पास एक कोऑर्डिनेट है रह गया है। ठीक है, इसको लेते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, और मेरे पास पोजीशन आ गई n12, एक कॉस्ट बढ़ी g6, और इसके जो कोऑर्डिनेट आए वो कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, कोऑर्डिनेट वुड बी 4, 2। तो इसकी जो कॉस्ट आएगी वो आएगी -2, 4, तो ये आएगा 2 and 0, तो इसकी आ जाएगी 2, और एफ कॉस्ट आ जाएगी 8। अब एन ये वाला जो ये हटा देते हैं, ये गलत लिखा है, क्योंकि मेरे पास एक नोड और आएगी। जब मैं इस पे पहुंच जाऊंगा, किस पे, n13 पे, देख लेते हैं। तो मैं n13 पे हम पहुंच गए। ओके, तो हम 4, 2 पे पहुंच गए। 4, 2 से जब मैं 3, 2 पे आऊंगा इस पे, तो इसकी बनाने की जरूरत नहीं है बस ये, क्योंकि 3, 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ये देखो ध्यान से, इसके बाद 3, 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डॉट डॉट लगाया था। तो एक नोड और आएगी, ये वाली जो n13 थी, तो ये नोड होगी, लेकिन ये ज्वाइन नहीं होगी, क्यों, पेरेंट नहीं बनेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी ट्री में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास सिस्टम बन गया। अब देखो यहाँ पे, जब ये मैं आगे तक फॉलो करता जाऊंगा, n12 l13 भी आएगी, इसमें एक एक और आएगी अभी, इसमें और ऐड कर देते हैं, यहाँ पे 11, और एक बार और ऐड कर देते हैं इसको, 13, 14th आइट्रेशन और आएगी, है ना, इसको 14th बोल देते हैं, और ये खाली हो गई, यहाँ पे n12 n13 और ऐड कर देते हैं, यहाँ पे n12 के बाद यहाँ पे n13 और ऐड कर दीजिए। ठीक है, और 13 यहाँ पे, यहाँ ये ठीक है। ठीक है, n12 हटी, n12 नीचे पहुंच गई, फिर n13 लेके आए, और n13 के बाद n7 ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी ये वाली नोड, तो इसलिए बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो ब्रांच है यहीं पे टूट गई। ठीक है, क्योंकि दोनों का एफ स्कोर सेम था, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो आप जब हम एंड तक जाते जाएंगे तो हमारे पास ये पाथ कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। कैसे हो रहा है उसको देखते हैं, कोड से देखते हैं, क्विकली बस खत्म होने वाला है हमारा।
तो अब मैं जब ये कोड बना ले रहा हूँ, तो मैंने आपको एक कोड छुटवा दिया था, मैंने कहा चलो बाद में डिस्कस करेंगे। एक कोड था ये वाला कि भैया जो हमारी ओपन लिस्ट है, जब तक वो है तब तक करते रहो। मैंने आपसे बोला था कि ये क्या हमारी करंट नोड जो है वो एंड नोड बन गई। तो देख लेते हैं हमारी जो करंट नोड है, हमारे पास लास्ट में करंट नोड क्या है, 13 है। सॉरी, हमारे पास करंट नोड बचेगी ये वाली। ये तो सब ओपन क्लोज लिस्ट है ना, ये तो सब हम क्लोज करते जा रहे हैं। हाँ, पर लास्ट में जो एन 10 पे जो करंट नोड आई थी वो है 4 4। तो क्या हमारी एंड नोड 4 4 है? यस है। तो उसमें क्या करो उस टाइम पे, तुम क्या करो कि अगर करंट नोड हमारी नन नहीं है तो क्या करो, पाथ में करंट नोड की जो पोजीशन है वो ऐड कर दो। मतलब अब केवल 4 4 ऐड करो। पाथ, पाथ है लिस्ट, तो इनिशियली हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, हम इससे बोल रहे हैं कि भैया तुम केवल ये एक एलिमेंट ऐड करो 4 4। फिर उसका पेरेंट लेके आओ और उसको क्या बना दो, करंट नोड बना दो। तो इसका जो पेरेंट होगा इस वाले डायग्राम में वो क्या बन जाएगा, 3 4। तो हम इस 3 4 से फिर क्या पिक कर लेंगे, इसके कोऑर्डिनेट पिक कर लेंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अब इसमें क्या ऐड कर दो, 3 4 ऐड कर दो। ये देखो वाइल लूप चलता जाएगा जब तक नन ना हो जाए। ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे, पेरेंट पेरेंट ऐड करते जा रहे हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं 3 3, है ना, 3 3 आगे बढ़ते जाएंगे, है ना, पेरेंट पेरेंट, फिर 3 2, फिर 2 2। तो 3 2, फिर 2 2 आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास 2 1 और 2 0, 2 1 एंड 2 0, और फिर लास्ट में हमारे पास है 1 0, और हम लास्ट नोड पे पहुंच गए 0 एंड 0। तो इस लिस्ट में हम एंड से स्टार्ट तक जा रहे हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं पाथ को, और हम इसका रिवर्स ले लेंगे। तो एक मैकेनिज्म होता है कि आप जो आपकी लिस्ट है उसको रिवर्स कर सकते हो। कैसे? कॉलन कॉलन लगा के, मतलब आप लिस्ट के अंदर जाओ, है ना, ये जो ये स्लाइसिंग बोलते हैं इसको, है ना, एक्स स्लाइसिंग वाई स्लाइसिंग, और दोनों सेम रहने दो, बस क्या कर दो, माइनस सीक्वेंस कर दो। तो जो ये लिस्ट आई है इसका रिवर्स रिटर्न हो जाएगा। तो हो क्या जाएगा, हम 0 0 पे थे, फिर 1 0 पे थे, फिर 2 0 पे थे, फिर ऐसे करके हम 4 4 तक पहुंच गए। इसमें भी देखो आप यहाँ पे पहले हमारे पास जो पाथ आया वो ये आया, ये वाली लिस्ट, और फिर हमने इसका रिवर्स ले लिया तो हमारे पास एक्चुअल पाथ आ गया। तो ये जो कोड है जब मैं इसको चलाता हूँ तो मेरे पास देखो ये आ जाता है 0 0 1 0। इवेंचुअली इसने जो ये पाथ था इसको रिटर्न कर दिया था कि कहाँ पे है, ये रहा पाथ, वेयर इज द पाथ, ये रहा पाथ। ये रिवर्स है, आप इसका लॉजिक बना के भी लिख सकते हो, मैंने स्लाइसिंग से किया हुआ है। तो ऐसे करके हमारा इवेंचुअल पाथ आ जाएगा। क्वेश्चन क्या था, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, ये सब चीजें की जरूरत नहीं है आपको। ओके, ये देखो क्वेश्चन क्या है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू डिटरमाइन इफ अ पाथ एग्जिस्ट फ्रॉम द स्टार्ट नोड टू द गोल नोड इन दी गिवन मैट्रिक्स यूजिंग ए स्टार सर्च एल्गोरिथम। ठीक है, तो ए स्टार सर्च एल्गोरिथम लगा के ये पता करना है कि क्या हमारा कोई पाथ एग्जिस्ट करता है नहीं। तो उसमें क्या है कि उस मैट्रिक्स में 1 इज कंसिडर्ड एज दी ऑब्स्टिकल्स एंड 0 इज दी ट्रेवर्सेबल पाथ। तो ये बहुत अच्छा एल्गोरिथम है, आपके माइक्रोसॉफ्ट गूगल में तक में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इट इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू पाइथन, ये मेज का क्वेश्चन है। और मेज में आपने जो बचपन में गेम आते थे उसमें रास्ता होता था तो फिर हम आगे बढ़ जाते थे, वो गेम इस पे ही बना हुआ है। तो मेज के क्वेश्चंस गूगल माइक्रोसॉफ्ट में पूछे जाते हैं वो इसी कॉन्सेप्ट की बेस पे है। तो ये थोड़ा सा लेंदी है, डिफिकल्ट है, बट अगर आप इसको मन से पढ़ेंगे तो, मन से समझेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। ये जो कोड है मैं आपको दे दूंगा, चलो अभी दे देता हूँ, फिर याद नहीं रहती। दिस इज प्रैक्टिकल 8। जाओ यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसको, जस्ट वेट। आपकी जो ये क्लास रूम है, अभी भी बच्चे आए थे बताइए, चलिए कोई बात नहीं। मैं आपकी जो क्लासरूम है, मेरे पास ये क्लासरूम आई थिंक, ये आई है मिल्की, जस्ट वेट। या तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल 08, ये हमारा प्रैक्टिकल है, और इसमें मैं कोड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। कहाँ पे है कोड, ये रहा। तो आप एज इट इज इस कोड को यूज तो एज इट इज मत करिएगा, अपनी फाइल में आपने ऐड करना है, बट डेफिनेटली मैं आपको एग्जाम नहीं दूंगा। आप ये कर सकते हो, मैंने पूरा कोड दे दिया आपको, ठीक है। ये रहा, यहाँ से आप ले लीजिएगा, प्रैक्टिकल 8 है हमारे पास, क्वेश्चन भी है और मैंने इसका कोड भी दे दिया। तो आप बस ये ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा सा कोड को समझिएगा। अगर आपको नहीं समझ आएगा तो मैं कॉलेज में रहता हूँ, आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ये प्लेसमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इफ इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर मिड टर्म प्रैक्टिकल एग्जाम, ये आपके प्लेसमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके, आप इसकी आइट्रेशन समझिएगा, जैसे मैंने एक एक करके समझाई है, जैसे मैंने ये समझाया आपको,
एक-एक करके। तो इसको समझने की कोशिश करिएगा आप, बहुत ज़रूरी है ये समझना, है ना? अगर आप ये समझेंगे तो ही आपको आगे जाके जो है वो समझ आएँगी चीज़ें बहुत सारी, है ना? और इसको ऐसे लेते हैं कि भई हमें थोड़ा-सा ना अपने जो लॉजिक्स हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, उनको इम्प्रूव करना है ना? ऐसे करके सोचोगे आप, तो आप ये जो थोड़ा डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा आपको, है ना? इससे ह्यूरिस्टिक हमने सीखा, नोट्स बनानी सीखी, बहुत सारी चीज़ें सीखी, फिर ये लिस्ट बनानी सीखी, लिस्ट में अपेंड करना, फिर इसमें मिन मैक्स का कॉन्सेप्ट है, मिनिमम हीप कैसे उठाया इसने, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें इंटररिलेटेड है, बहुत अच्छा रहेगा आपको अगर आपको खुद से अच्छे से ये समझ आता है, ठीक है? अब आप अटेंडेंस कैसे लगाएँगे? अटेंडेंस के लिए मैं आपको लिंक देता हूँ एक, जस्ट वेट। और ये लिंक आपका थोड़े ही समय के लिए वैलिड रहेगा, जस्ट वेट। आप सब लोग जो क्लास में हैं, चलो यहीं पे पहुँचते हैं। एडमिट बच्चे अभी भी आ रहे हैं, बताइए क्या करें इन बच्चों का? ये यहाँ पे चैट में मैं दे रहा हूँ। पहले आप और विदिन 2-3 मिनट्स इट इज़, मैं आपको पहले लिंक दे देख लो आप, इट इज़ 9:23। तो 9:27 पे आई विल नॉट कंसीडर 9 टिल 9:27 तक ही मैं कंसीडर करूँगा आपकी अटेंडेंस। आप अटेंडेंस मार्क करिए, ठीक है? और किसी को कोई प्रॉब्लम है इस कोड में तो आप प्लीज़ रेज़ योर हैंड। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट प्लीज़ unraise your hand simply by double clicking on the raise your hand button. So we will address only the if student would be having some issues regarding the A star algorithm. आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना? बट आपकी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ेंगे आपके, है ना? आप सब लोग, किसी को कोई डाउट है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपका जो माइक है उसकी एक्सेस दे दूंगा। रेस्ट या जितने भी सीआर हैं प्लीज अनरेज योर हैंड, डबल क्लिक करिए रेज योर हैंड पे, फिर आपका हट जाएगा, तो वो बच्चे रह जाएंगे जिनको कोई डाउट है। सो तीरथ नौटियाल, डू यू हैव एनी डाउट? इफ यू डोंट, simply double click on the raise button and it will go away. Aryan, Aditya Rathore, Aman Rawat, Ayush, Ankit Negi, Ashutosh Vyas. If you guys don't have any doubt, you can simply double click on the raise your hand button and your hand will be removed. So only student having doubts, we can address the issues. You please mark your attendance. This is the time for you guys to mark your attendance. 2 minutes are left. If I show you how you guys gonna fill this form, please fill this form like this only. Your name, let's say my name is semester. You simply write third sem. Third would be enough. Section, let's say A1. Class roll number, let's say 5. And student ID, let's say 1244012 and write down the topics. We have write down at least 3 topics we have covered. So we have covered heuristic. You write it down, okay? I don't need to. So simply submit it, okay? Now, if you guys have any doubt, okay, so I need to probably allow you. Then only you will be able to. So these student Aryan, Ayush, Senwal, Ashutosh, Vyas, you guys have access of your microphone. If you have any doubt, you can uh, simply ask. If you don't, you can simply okay, Ashutosh, Vyas. Do you have any doubt? Ashutosh? No, sir. Okay. So you are raising your hand, na? That's why I'm asking. Asmit Bhandari, Aryan Bhatt, Mahek, if you guys don't have any doubt, please unraise your hand. You have raised your hand basically. I think you guys are the CR of your sections. So please unraise your hand so we can address only those students having doubts in today's section, today's session. Rest of you, please, भाई Aryan, मेरा भी सेम Ayush, हो रहा भाई, नोट यार भाई कुछ please कर। unraise your hand. Okay, let's start from the bottom. Uh,
Komal, do you have any doubt? Hemal, uh, Ayushman, Vivek, Rachit, Karan Singh, do you guys have any doubt? Now I will not allow. It's very late. Yes, Ayushman Kothari, you have a doubt. Okay. Ayushman, where is Ayushman Kothari? So many of you have raised your hand. That's why it's getting difficult to. Okay. So asking for password, having issue with the attendance. Yes, Ayushman. Okay. How can I allow you to speak? You guys please unraise your hand. Saurabh Doval. So student can ask questions. Please unraise your hand. I'll make you. Otherwise, lower your hand. I'll make most of you lower your hand. Just wait, because correct students are not raising their hands. Lower your hand. Lower your hand. Lower your hand. Please wait. Those who are having doubt, please wait. I'm somehow managing. These students have joined the session and forgot to leave. Lower your hand. And now only those students should raise your hand only if you are having any doubt. No student should raise their hand now. No student should raise. Okay. So Akshat Pratap Singh, do you have any doubt? Akshat, do you have any doubt? Okay. Angad Singh, do you have any doubt? No. Rishabh Nautiyal, do you have any doubt? I don't think so. Single camera. Okay. I think this is yes. हाँ बोलिए बेटा. सर असल में बहुत लोग सर माइक्रोसॉफ्ट आईडी से सर लॉगिन नहीं है ना, तो सर वो फॉर्म सबमिट नहीं कर पा रहे अटेंडेंस का. बेटा वो तो उसी से ही करना पड़ेगा. अब उसमें कोई मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है. आप एक काम करो, उन बच्चों की अटेंडेंस लेके रख लो, बाद में देखते हैं क्या करना है उनका ना. आप ओके उनके सर. रोल नंबर्स लेके रख लीजिए, फिर देखते हैं. बाकी और सीआरबी जो सेक्शन L1 K1 K2 के सीआर हैं वो भी बच्चों से लेके रख लीजिए. जो प्रेजेंट है उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना. और कैसे आइडेंटिफाई करें यार, आप लोगों को डाउट है, सब लोग कर रहे हैं. ऋषभ नोटियाल, डू यू हैव एनी डाउट? सब लोग हैंड रेज कर रहे हैं. हैंड रेज डाउट के लिए करिए, इसके लिए अटेंडेंस के लिए मत करिए. मैंने बोल दिया, आप अपने सीआर को भेज दीजिए, इतना टाइम नहीं है बेटा. लोअर योर हैंड ऑल ऑफ यू. Aditya, Ayushman, Komal. So a student can ask question. Everyone is somehow raising your hand. Aditya Singh, do you have any doubt? Aditya, Aditya Suman. Oh, no. Why you are raising your hand then? Ayushman Kothari, do you have any doubt? Ayushman, Ayushman Kothari. Then why are you raising your hand? Ayushman Kothari, yes. Simply unmute yourself. I have allowed you to speak. आयुष्मान सर. यस आयुष्मान कोठारी, बोलिए बेटा.
सर कुछ बच्चे सर पेपर के पैटर्न के बारे में पूछ रहे थे, एग्जाम्पल क्वेश्चंस के हाँ, बारे में। हाँ, मैं बता देता हूँ। वैसे मोस्ट प्रोबेबली आपका जो होगा वो मिड टर्म के बाद होगा, बट फिर भी मैं मंडे को कंफर्म कर दूंगा आपका क्या सिनेरियो है सब लोगों का। L1 K1 K2 का जो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल हम कवर कर चुके हैं मिड टर्म तक, है ना। ए स्टार नहीं आएगा। और जो मैंने अभी मिड टर्म के लिए तो सिंपल कर लेते हैं कि जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उन्हीं में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन से आएगा। जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उन्हीं को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, उनमें ऊपर नीचे थोड़ा आ सकता है, नया कुछ नहीं आएगा, है ना। अगर मिड टर्म एग्जाम से पहले आपके प्रैक्टिकल हुए तो ठीक है। सर राइट अप वाइवा। पहले राइट अप होगा हमारा, है ना, है ना। 20 मार्क्स का राइट अप, 20 मिनट्स का राइट अप होता है। फिर नेक्स्ट 20 मिनट एग्जीक्यूशन होता है। फिर अगर टाइम मिला हमें तो उसी टाइम वाइवा ले लेते हैं, वरना हम नेक्स्ट क्लास में वाइवा ले लेते हैं, ऐसे करते हैं। और आपको सर फ्लो एग्जाम्पल चार्ट और वो हो सब चीजें सकता नहीं है बनाने होते हैं। वाइवा का। क्या? सर राइट अप में सर फ्लो चार्ट आएंगे क्या, और सर वाइवा में नहीं, कोई फ्लो चार्ट एग्जाम्पल नहीं, फर्स्ट ईयर वाला नहीं आता। कोड आएगा फर्स्ट ईयर लिखने को जैसे हाँ कोड आता राइट है अप में। सीधे लिखने के लिए, हाँ थ्योरी वोरी कुछ नहीं आती लिखने के लिए। और बताइए, और क्या डाउट है? सर वाइवा वाइवा आपका के मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट एग्जाम्पल लैब में होगा। जैसे अभी नेक्स्ट जो लैब। लैब आ रही है नेक्स्ट वीक की, फॉर फॉर एग्जांपल, तो उसमें केवल कोड और आपका एग्जीक्यूशन होगा। फिर उससे नेक्स्ट लैब में होगा आपका वाइवा। अगर टाइम मिला तो उसी दिन ले लेंगे, नहीं मिला तो फिर नेक्स्ट लैब में, जो बच्चे रह जाएंगे उनका नेक्स्ट लैब में होगा। ऐसे रहता है। सर वाइवा के जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं, जैसे क्या क्या पूछ सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल टाइप। नहीं नहीं, जो आपको आपके टीचर ने पढ़ाया AIML में, सिलेबस ओरिएंटेड रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस में जो भी है आपके वो पढ़िए, जो मैंने पढ़ाया वो पढ़िए, काफी हाँ जी सर। है ना। थैंक यू और सर। वैसे चांसेस पूरे हैं कि आपका मिड टर्म के बाद हो, बट फिर भी एक बार को मान के चलिए, मंडे को मैं कंफर्म कर दूंगा आपके CR से, ठीक है। हाँ जी सर। मंडे को कंफर्म हो जाएगा। आपके पास कोई लिस्ट आई आपके प्रैक्टिकल की, अभी आई या नहीं अभी? नहीं सर, प्रैक्टिकल्स की नहीं है ये। ठीक है, आने वाली है, वो आ जाएगी, कल तक आ जाएगी, तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा, ठीक है। और किसी को ठीक है कोई सर। डाउट है? बताइए, थैंक कोमल, यू। डू यू हैव एनी डाउट? मैंने आपका माइक्रोफोन की एक्सेस दे दिया आपको, बताइए कोई डाउट हो तो। आर्यन सैनी, डू यू हैव एनी डाउट? ओके, प्लीज वेट। हाँ चलिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, और कोई प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग कुछ पूछ सकते हैं आप, कोई इतना इशू नहीं है। अभी ये वाला ए स्टार नहीं आएगा। आर्यन सैनी, डू यू हैव एनी डाउट? You guys have access of your microphone. If you have any नो doubt, सर। you, no, okay. You have raised your hand. That's why I'm asking. Anybody else? If you guys have having any doubt, uh, Bhagya Vansh, do you have any doubt? You have access of your microphone. Then lower your hand. Yes. Okay. Bhagya. Once again, raise your hand if you have any doubt. Bhagya. Okay. सर Yes, yes. Go ahead. Bhagyavansh Sethi. बोलिए। जी सर, प्रैक्टिस करते समय सर थोड़ी कंफ्यूजन होती है कि मतलब किस वे में प्रैक्टिस करनी चाहिए जिससे कि सबसे अच्छा रिजल्ट मिल पाए। पाइथन के लिए कह रहे हैं? यस सर।
हाँ, तो अभी तो देखो जो प्रैक्टिकल के क्वेश्चन है, देखो उसके लिए कितनी पाइथन आपको आनी चाहिए। तो थोड़ा-सा समय बिताओ उसको, जैसे नमपाई के क्वेश्चन दिए मैंने, तो नमपाई में मैंने पढ़ाया भी था। तो देखो आपको नमपाई कितना आना चाहिए, उन क्वेश्चन को कर पा रहे हैं आप। ऐसे ही सारे क्वेश्चन जैसे एरे के क्वेश्चन है, देखो कि भाई कैसे होते हैं, मतलब पाइथन का कितना आना चाहिए, तो उतना भी आता है तो मुझे लगता है सफिशिएंट है। फिर एआईएमएल में आपके टीचर हैं, वो जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं उनको अच्छे से पढ़ो। ये सब चीज़ें कर रहे हो तो काफ़ी है मुझे लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी किसी को थैंक और डाउट बताइए, किसी और को कोई डाउट हो तो रेज़ योर हैंड, आई विल अलाउ यू टू स्पीक, डोंट वरी। और मैंने आपके सीआर को लिंक दे दिया है अटेंडेंस का, आप उससे ले लीजिए। जो भी यहाँ पे बच्चे हैं आप वो फॉर्म फिल कर दीजिए, फिर देखते हैं आपकी अटेंडेंस का, है ना? जेन्युइनली फिल करिएगा, है ना? और किसी को कोई डाउट है तो बताइए, फिर अदरवाइज़ एंड करते हैं सेशन को। हमारा मिड टर्म में 6 प्रैक्टिकल होने चाहिए, हमारे 8 हैं, सही चल रहा है हमारा। लेकिन फिर भी देखते हैं आपके प्रैक्टिकल पहले लें या फिर बाद में लें, ठीक है? एक बार बात करते हैं, फिर देखते हैं, ठीक है? चलिए कोई डाउट नहीं है तो लेट्स एंड दिस सेशन, थैंक यू सो मच। और ए स्टार से रिलेटेड कोई इशू आएगा तो आप लोग मेरे केबिन में आ जाइएगा और मैं आपको कोई डाउट होगा तो समझा दूंगा, ठीक है? बाकी कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, चलिए सेशन एंड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है चलिए।